पिछले वीडियो के एंड में हमने देखा था कि जिनशी माओ माओ की हेल्प से खुद को डिस्गाइज करता है और उसके साथ कहीं जाने के लिए निकल पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कहाँ पे गया था। हम देखते हैं कि वो एक प्लेजर डिस्ट्रिक्ट के बाहर एक रेस्टोरेंट तक पहुँचते हैं जहाँ जिनशी को किसी से मिलना था। बासिन भी उन दोनों के साथ ही था। रास्ते में माओ माओ जिनशी के लिए खाने को कुछ खरीदती है और वो दोनों बहुत मजे से वो खाना खाते हैं। अब जब वो आगे चलते हैं तो जिनशी हैरान होता है कि माओ माओ इतनी जल्दी में क्यों है, जैसे वो फौरन जाना चाहती हो। असल में ये बात ऐसे थी जैसे माओ माओ चाहती थी कि जिनशी ने जहाँ जाना है वो जाए ताकि वो खुद जाके अपना कुछ सामान खरीद सके। तब जिनशी उससे पूछता है कि क्या पैलेस की जिंदगी इतनी बुरी है। उसे लगता है कि पैलेस की जिंदगी उस प्लेजर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा अच्छी है, जिसके जवाब में माओ माओ कहती है कि दोनों ठीक है, मगर वो अक्सर अपने फादर को लेके परेशान रहती है जो लोनली फील करते होंगे। ये सुन के जिनशी हैरान होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि माओ माओ को मेडिसिन और पॉइजन के अलावा भी किसी चीज की इतनी फिक्र हो सकती है। जिनशी को यह सुन के बहुत हैरानगी भी होती है कि माओ माओ का फादर जो कि एक यूनिक है, माओ माओ को उसकी कितनी ज्यादा फिक्र है। अब जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो माओ माओ देखती है कि ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं। असल में वो एक ब्रॉथल था। वो अंदाजा लगाती है कि शायद इसी वजह से जिनशी ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन वो सोचती है कि अगर वो किसी कॉन्क्यूबाइन से ही मिलना चाहता था तो वो सीधा वर्डिग्रेस हाउस पे तो जा सकते थे। फिर जिनशी माओ माओ से पूछता है कि कॉन्क्यूबाइन की वैल्यू कम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। असल में यही वो बात थी जिसके बारे में वो जानना चाहता था ताकि वो ये समझ सके कि स्ट्रेटेजिस्ट लुहान ने उसे ऐसा क्यों कहा। माओ माओ को ये सवाल बहुत अजीब लगता है। वो एक ठंडी सांस निकालती है और बताना शुरू करती है कि इसके कई तरीके हो सकते हैं। लड़कियों को ज्यादातर ट्रेन किया जाता है जब वो मेड्स के तौर पे काम करती हैं। उन लड़कियों को उनकी ब्यूटी की बेस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक वो जो बहुत खूबसूरत होती है और एक वो जो कम खूबसूरत होती हैं। जो खूबसूरत नहीं होती वो इनिशियल ट्रेनिंग के बाद फॉरेन क्लाइंट्स को सर्व करने लगती हैं, लेकिन जिनमें टैलेंट होता है उन्हें और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो क्लाइंट्स को ज़्यादा अच्छे से एंटरटेन कर सकें। इस ट्रेनिंग की वजह से ही उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही दिखाई देती हैं। इसके बाद वो एक हाई वैल्यू कॉन्क्यूबाइन बन जाती है, जिसके साथ सिर्फ टी पीने के लिए आपको अपने पूरे ईयर की सैलरी चाहिए होगी। उनमें से बात तो अपनी प्योरिटी को उस वक्त तक संभाल के रखती हैं जब तक उन्हें कोई हायर न कर ले या फिर खरीद न ले। उनकी असल वैल्यू उनकी प्योरिटी से ही होती है और अगर वो ख़त्म हो जाए तो उनकी वैल्यू आधी रह जाती है। इसके अलावा अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएं तो तब भी उनकी वैल्यू ख़त्म ही हो जाती है। ये सब बातें माओ माओ बताने के बाद वहाँ से जाने लगती है तो जिनशी उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे अकेले छोड़ के जाने वाली हो। लेकिन जाहिर है कि माओ माओ अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि इससे सबको जिनशी के बारे में पता चल सकता था। माओ माओ चली जाती है ये सोच करके कि सब ठीक है, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को शो किए बगैर जो कहना था कह दिया। अब वो पीछे मुड़ के जिनशी को उस ब्रॉथल में एंटर होते देखती है और थोड़ा सैड होते हुए उसे गुड बाय कह देती है। सीन चेंज होता है और हमें एक बच्चा जोर जोर से रोता हुआ दिखाई देता है और एक औरत उस पर नाइफ के साथ अटैक करने की कोशिश करती है। ये सब एक डरावना ख्वाब था जिससे माओ माओ जागती है। दरअसल ये ख्वाब उसके चाइल्डहुड का था जब वो खुद एक बच्ची थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके फादर उसे वर्डिग्रेस हाउस में कुछ ले जाने को बोलते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है पेरन उसे जोर से हक करती है। लगता था कि पेरन का मैडम के साथ कोई झगड़ा चल रहा था और इसी मौके से फायदा उठाते हुए माओ माओ वहाँ से चुपके से निकल जाती है। वो रेयर एरिया में एंटर होकर वहाँ सामान रखती है। तब उसे याद आता है कि यहाँ एक औरत हुआ करती थी जो उसे यहाँ से भगा देती थी, मगर अब वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो औरत ग्रेजुअली और ज्यादा बीमार हो गई है और उसकी मेमोरी भी वीक हो चुकी है। माओ माओ से मेडिसिन देती है, लेकिन उसे पता था कि वो मेडिसिन भी उसे कोई फायदा नहीं देगी, लेकिन फिर भी उसके पास एक यही ऑप्शन था। वर्डिग्रेस हाउस अब एक ऑनरेबल इंस्टीट्यूट बन चुका था, लेकिन 1 डेकेड पहले ये एक शेमफुल प्लेस थी। वो औरत भी उस वक्त यहीं पे काम करती थी और काम करने के दौरान ही उसे सिफिलिस नामी एक डिजीज हो गई। अब जब माओ माओ का फादर यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि अभी वो डिजीज इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं थी। अगर तब पता चल जाता तो शायद उसे ट्रीट भी कर लेता, लेकिन कोई भी एक यूनिक पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। अपनी डिजीज के बावजूद उस औरत को क्लाइंट्स को सर्व करना पड़ता था क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन कुछ साल बाद जब उसकी बॉडी में हर तरफ रैशेज अपीयर होना शुरू हुए तो इसका मतलब था कि उसकी डिजीज बढ़ चुकी है। जब उसे यहाँ पे कैद कर दिया गया ताकि किसी को भी उसकी डिजीज के बारे में पता न चल सके। शायद ये उनकी काइंडनेस थी क्योंकि अक्सर ऐसी कॉन्क्यूबाइंस जो काम के काबिल नहीं रहती थी और उन्हें कोई डिजीज हो जाती थी उन्हें रोड पे फेंक दिया जाता था। लेकिन इस केस में भले ही उसे कैद कर दिया गया लेकिन उसे बाहर नहीं फेंका गया था। अब एक मेड माओ माओ को वार्न करती है कि बाहर एक अजीब आदमी आया है, इसलिए कुछ देर के लिए माओ माओ को बाहर नहीं आना चाहिए।
तब तक वो अंदर रहे जब तक वो यहाँ से चला नहीं जाता। वो आदमी वर्डिग्रेस हाउस का प्रीवियस क्लाइंट और माओ माओ का भी जानने वाला था। वो कौन था ये हमें वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। माओ माओ देखती है कि वो बीमार औरत गो खेलने की कोशिश कर रही है, जिसमें माओ माओ सोचती है कि ये औरत तो बहुत स्टूपिड है। शाम को मिमी आती है और माओ माओ को बताती है कि वो अजीब आदमी अब जा चुका है। फिर वो दोनों बात लेने चली जाती हैं। वहाँ माओ माओ मिमी से पूछती है कि उसने अभी तक इस प्लेस को क्यों नहीं छोड़ा, हालांकि वो 30 इयर्स की हो चुकी है और ये कॉन्क्यूबाइन की रिटायरमेंट का टाइम होता है। मिमी कहती है कि वो बस थोड़ा और काम करना चाहती है। माओ माओ को समझ नहीं आता कि मिमी के दिल में क्या चल रहा है और वो भी इस मैटर में ज्यादा नहीं घुसती। दूसरी तरफ जिनशी हमें थका हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो हैरान था कि जिस रेस्टोरेंट में वो गया वो असल में एक ब्रॉथल भी था जिसमें वो जाना ही नहीं चाहता था। फिर वो लुहान की दी हुई अल्कोहल माओ माओ और अपनी मेट सुई रेन को देता है। सुई रेन माओ माओ को देख के फौरन समझ जाती है कि माओ माओ कुछ और ही सोच रही है। उसका ख्याल था कि काम करने से माओ माओ उस बीमार औरत के बारे में नहीं सोचेगी, मगर ऐसा नहीं था। वो अब भी उसी औरत के बारे में ही सोच रही थी। सुई रेन माओ माओ से मेडिसिन लेने को कहती है ताकि उसकी तबीयत कुछ अच्छी हो जाए, लेकिन ये सुन के माओ माओ खुश हो जाती है क्योंकि आउटर पैलेस की फार्मेसी रेयर पैलेस की फार्मेसी से कहीं ज्यादा अच्छी थी। वो सोचती है कि उन मेडिसिन की कैबिनेट्स में क्या कुछ रखा होगा। उसका दिल चाहता है कि वो सारी फार्मेसी को छान मारे। तभी वहाँ सुई री आती है और पूछती है कि माओ माओ यहाँ क्या कर रही है। लगता है कि वो खुद भी मेडिसिन लेने ही वहाँ आई थी। माओ माओ सोचती है कि सुई री उसे आखिर पसंद क्यों नहीं करती। बाद में माओ माओ उसे इग्नोर करती है और अपना काम करने लगती है, लेकिन वो तभी जिनशी के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि ना सिर्फ वो हरकतें अजीब करता था बल्कि दिखने में भी अजीब था। वो लंबे लंबे बात लेता था, बाहर जाने से पहले डिफ्यूजर्स जलाता था और सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाता था, जैसे ये कोई रिचुअल हो। माओ माओ सोचती है कि क्या यूनिक्स भी इन रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वाकई वो इतनी अच्छी पोजीशन पे है तो वो यूनिक क्यों है। क्या ये सभी कुछ एम्प्रेस ने डिसाइड किया था। इधर जिनशी के ऑफिस में लुहान आता है। दरअसल वो उससे पुरानी बातें ही करने आया था। हमें पता चलता है कि लुहान पिछले 1 डेकेड से मैडम को इस बात पे मना रहा है कि उसे माओ माओ दे दी जाए, मगर अब उसे लगता है कि जिनशी ने माओ माओ को उसके सामने से चुरा लिया। तो माओ माओ को वो खरीदना चाहता था, मगर जिनशी तो उसे बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहता था। ये सुनकर लुहान हंसता है और कहता है कि जिनशी जैसे शख्स से कोई भी पंगा नहीं ले सकता, यानी वो जिनशी की आइडेंटिटी को अच्छे से जानता था। लुहान क्लेम करता है कि माओ माओ उसकी बेटी है। ये बात जिनशी को कुछ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जिनशी पहले से ही जानता था कि लुहान ही असल में माओ माओ का ब्लडी फादर है। बाद में जिनशी माओ माओ के पास आता है और बताता है कि वो ऑफिसर यानी लुहान तुमसे मिलना चाहता है। दोनों कुछ देर चुप खड़े एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी माओ माओ जिनशी को गुस्से से घूरती है तो जिनशी पीछे हट जाता है। फिर वो उसे तसल्ली देता है कि वो लुहान को मना कर देगा और माओ माओ अपना काम करने लगती है। जिनशी सोचता है कि उसने माओ माओ को ऐसे गुस्से में पहले कभी नहीं देखा और वो चाहता था कि दोबारा भी कभी ना देखे। माओ माओ फिर से अपनी हर्ब्स में बिजी हो जाती है। तभी सुई री दोबारा आती है। वो वहाँ मौजूद वीड्स को साफ करने लगती है तो माओ माओ पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, जिसके जवाब में सुई री कहती है कि मैं किसी को जिंदा करने के लिए कुछ प्लांट्स उगा रही हूँ। माओ माओ ये सुन के चौंक जाती है। अगर वाकई ऐसी कोई चीज मौजूद है तो वो उसके बारे में जानना चाहेगी, लेकिन फिर सुई री हंसने लगती है कि वो तो मजाक कर रही थी। जब वो जाने लगती है तो कहती है कि वो सिर्फ मॉर्निंग ग्लोरीज नामी फूलों को लगा रही थी, मगर वो उससे कुछ भी कहते हुए मिस्टीरियस स्माइल देती है। दूसरी तरफ जिनशी के ऑफिस में गाओशन बताता है कि आज एक रिचुअल परफॉर्म की जाने वाली है, मगर जिनशी अब भी माओ माओ के बारे में ही सोच रहा था। वो परेशान भी था और कंफ्यूज भी। सीन चेंज होता है और हम लिहाकू को देखते हैं जो माओ माओ को आके बताता है कि एक मुसीबत हो गई। उस दिन जब वेयर हाउस में एक एक्सप्लोजन हुआ था तो चोरों ने एक और वेयर हाउस में भी चोरी कर ली थी। चोरी हुए सामान में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करने वाले टूल्स भी शामिल थे। किसी को भी उन टूल्स की असल वैल्यू के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो शख्स जो वेयर हाउस के बारे में सबसे ज्यादा जानता था वो पॉइजन की वजह से मारा गया। और ये केस रिसेंटली माओ माओ ने ही सॉल्व किया था। पिछला इंचार्ज पिछले साल मारा गया था। उसे स्वीट्स खाने का बहुत शौक था। असल में वो मास्टर कोनन के बारे में बात कर रहा था। ये बात अजीब थी कि उस वेयर हाउस से जुड़े दोनों लोग मारे गए और ये दोनों डेथ्स ऐसी थी जो कोइंसिडेंस लग रही थी। अब लिहाकू माओ माओ को वही एक्सपेंसिव पाइप दिखाता है जो उस दिन माओ माओ को मिला था। लिहाकू ने उसे उसके असल ऑनर को वापस करना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। लिहाकू ये भी बताता है कि वो पाइप ऑनर को भी पैलेस की एक लेडी से ही मिला था, मगर सवाल ये है कि एक लेडी एक आम गार्ड को इतनी वैल्यूएबल चीज क्यों देगी। पता चलता है कि गार्ड ने पैलेस के बाहर उस लेडी के जाने का इंतजाम किया था।
इसीलिए उस लेडी ने उसे ये पाइप दिया। माओ माओ को पता चलता है कि शायद इतनी एक्सपेंसिव चीज दे के उसे फौरन इस्तेमाल करने पे उसने ही उसे मजबूर किया ताकि वो आग लगाए और गार्ड की तवज्जो हट जाए और इसी दौरान दूसरे वेयर हाउस में मौजूद सामान चोरी हो जाए। ये सुन के माओ माओ उस पैलेस की लेडी के बारे में पूछती है, मगर पता चलता है कि उसने अपना फेस एक मास्क से छुपा रखा था। बस इतना पता चला कि वो एक टॉल वुमन थी और उसकी बॉडी से मेडिसिन की स्मेल आ रही थी। माओ माओ को शक होता है कि शायद वो सुई हो सकती है, मगर अभी उसे मजीद प्रूफ्स को इकट्ठा करना था। माओ माओ बताती है कि बहुत सारे कोइंसिडेंट्स एक ही शख्स की तरफ हिंट करते हैं, जिसपे लिहाकू उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करता है, लेकिन जिनशी उन दोनों को देख रहा होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। लिहाकू जिनशी को देख के वहाँ से गायब हो जाता है। जिनशी के ऑफिस में सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद भी माओ माओ कहती है कि उसके पास कोई सस्पेक्ट अभी भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था कि बहुत सारे ट्रैप्स हर तरफ मौजूद हैं जो किसी एक शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिनशी हैरान होता है कि माओ माओ इस केस पे कुछ भी क्यूरियोसिटी क्यों नहीं दिखा रही, तो वो माओ माओ को एक ट्रेडर से मिलने वाली स्पेशल चीज के बारे में बताता है। वो एक स्पेशल टाइप का ऑक्स था, लेकिन माओ माओ को उस ऑक्स में सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट हुआ क्योंकि उस ऑक्स में एक तरह का स्टोन पाया जाता था और वो स्टोन माओ माओ को चाहिए था। ये सुन के माओ माओ इतना खुश होती है कि वो फौरन हाँ कर देती है कि अब वो दिल लगा के काम करेगी और इस केस को सॉल्व करेगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान माओ माओ को पता चलता है कि जो ऑफिसर फूड पॉइजनिंग की वजह से मरा वो और मास्टर कोनन दोनों ही बोर्ड ऑफ राइट्स के मेंबर्स थे। और अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ जिसमें वो टूल्स चोरी किए गए, तो ये सभी कुछ एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता था। यकीनन कहीं कोई ऐसी रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म होनी थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। माओ माओ पता लगाती है कि ऐसी रिचुअल्स कहाँ परफॉर्म होती हैं। तब उसे एक पिक्चर मिलती है जिसपे एक बिल्डिंग की ड्राइंग थी। उस बिल्डिंग को आल्टर ऑफ द सफायर स्काई कहा जाता था। एक सर्वेंट उसे बताता है कि वो पहले इस बिल्डिंग में काम करता था। उस वक्त उसे डर लगा करता था कि वो बिल्डिंग किसी दिन गिर ना जाए, क्योंकि सीलिंग से लटकता एक पिलर बहुत बड़ा था जो किसी भी वक्त गिर सकता था। ये बात बहुत ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि अगर पिलर के नेल्स टूट जाते तो पिलर तो गिर जाएगा। तो जो शख्स उस वक्त नीचे खड़ा होकर उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा होगा वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होगा। अब ये सोचते ही माओ माओ को वो केस याद आता है जिसमें फादर की अभी रिसेंटली डेथ हुई थी और फिर उसके बेटे अपने फादर के काम को संभालने लगे। उनके फादर के मरने के बाद अब कोई नहीं बचा था जो उन टूल्स को बना सके। माओ माओ फौरन वहां से निकल जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि अगली रिचुअल आज ही होने वाली है, जिसके बारे में कुछ देर पहले जिनशी को भी बताया गया था। वो उस बिल्डिंग तक पहुंचती है, मगर एक गार्ड उसे रोक लेता है क्योंकि वो तो एक मेड थी। लेकिन माओ माओ कहती है कि अगर कुछ हो गया तो बहुत देर हो जाएगी। वो गार्ड को अपनी बातों में देने की कोशिश करती है और इल्जाम लगाती है कि अगर उसने उसे अंदर ना जाने दिया तो जो भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबल वो होगा। ये सुन के गार्ड को गुस्सा आ जाता है और वो माओ माओ को स्लैप करके धिक्का दे देता है। माओ माओ बेचारी बहुत जोर से जमीन पे गिरती है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानती। वो अभी भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन गार्ड उसे अभी भी अंदर जाने नहीं देते। तभी लुहान वहां आता है। वो गार्ड को डांटता है कि एक मेड को क्यों मारा, जिसपे गार्ड थोड़ा सा परेशान हो जाता है। माओ माओ उस शख्स को नहीं देखना चाहती थी कि कौन इस वक्त गार्ड से उसके लिए फाइट कर रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत कम समय बचा था। वो अंदर की तरफ भागती है और जैसे ही देखती है कि वो पिलर गिरने वाला है तो वो रिचुअल परफॉर्म करने वाले उस शख्स को आगे बढ़ के बचा लेती है, बिल्कुल आखिरी सेकंड में। लेकिन उसके अपने पांव पर चोट आ जाती है और उसे स्टिचेस लगवाने पड़ते हैं। हमें पता चलता है कि वो शख्स असल में जिनशी था। जिनशी हैरान होकर उसे देखता है और फिक्र से पूछता है कि उसको क्या हुआ। माओ माओ अनकॉन्शियस हो जाती है। जिनशी उसे होश में लाने की कोशिश करता है और फिर वो माओ माओ को उठा के बाहर ले जाता है। कुछ देर बाद माओ माओ को जिनशी के रूम में लेटे हुए होश आता है। जिनशी की मेड उसे वापस वेलकम करती है और बहुत प्यार से बताती है कि उसकी चोट पर 15 स्टिचेस लगे हैं। अब माओ माओ गाओशेन, बासेन और जिनशी को बताती है कि उस पिलर के गिरने के बारे में उसे कैसे पता चला। वो हर एक पॉइंट बताती है, हाउस में आग लगना, फिर चोरी होना, मास्टर कोनैन की डेथ, फिर रिलीजियस टूल्स का चोरी होना और उन टूल्स के इंचार्ज का भी पॉइजन की वजह से मर जाना। ये सभी पॉइंट्स एक दूसरे को जोड़ते थे और तब वो टूल्स बनाने वाले वर्कर का मर जाना ताकि उन टूल्स को दोबारा न बनाया जा सके। माओ माओ सोचती है कि शायद ये सभी किसी बड़े प्लान का हिस्सा था। उसे डाउट होता है कि इस सब का लिंक सुई री से है। लिहाकू बताता है कि माओ माओ बिल्कुल ठीक सोच रही है, सुई री ही असल में सब में शामिल थी। मगर हैरत की बात ये थी कि जब ऑफिसर्स उसके रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसे पहले ही पॉइजन दिया जा चुका है और वो मर गई है। हैरानकुन बात ये थी कि ये सभी कुछ सुई री ने अकेले किया था। लिहाकू को लगता है कि ये केस यहीं पे सॉल्व हो गया, मगर माओ माओ को कुछ और परेशानी थी कि सुई री ने अकेले ये सब कुछ कैसे कर लिया और फिर उसने सुसाइड भी कर ली।
क्या वो इतनी डिप्रेस हो गई थी कि उसने अपना फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा था? तब माओ माओ को उसकी कही बात याद आती है, जब उसने बताया था कि वो किसी को जिंदा करने के लिए कुछ उगा रही है। ये सब सोच के वो एक्साइटमेंट में आके अपने रूम से बाहर निकलती है और उस डॉक्टर से मिलने जाती है जिसने सुई की बॉडी का पोस्टमार्टम करना था। माओ माओ को वो डॉक्टर मिलता है जो सुई की डेथ से काफी सैड दिखाई दे रहा था। माओ माओ को डाउट होता है कि सुई ने जो पॉइजन पिया वो थॉर्न एप्पल नामी एक प्लांट के थ्रू बनाया गया, जिसे सुई ने खुद लगाया था, और जो मॉर्निंग ग्लोरी जैसा दिखता था। वो प्लांट पॉइजनस जरूर था, लेकिन अगर उसे सही से यूज किया जाए तो वो इंसान को बेहोश भी कर सकता था। अब माओ माओ जैसे ही अपने सामने पड़े कॉफिन को खोलती है जिसमें सुई की बॉडी पड़ी थी, तो पता चलता है कि अंदर सुई तो है ही नहीं, और वो डॉक्टर जिसने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करना था उसने भी नहीं किया था। असल में ये सभी कुछ सुई का ही प्लान था। माओ माओ की बातें सुन के डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। जिनशी पूछता है कि सुई की बॉडी किधर है। माओ माओ बताती है कि वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। उसने एक मेडिसिन ली जो कुछ देर के लिए इंसान को ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो मर गया, जिसमें थॉर्न एप्पल और पफर फिश जैसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। माओ माओ को एक और कॉफिन भी दिखाई देता है जिसमें फिंगरप्रिंट्स थे। सुई असल में उसी में थी, और जब रेस्क्यू वाले वापस आए तो वो जिंदा थी। फिर उसे एक और बॉडी के साथ रिप्लेस कर दिया गया और सुई खुद को डिस्गाइज करके वहां से निकल गई। माओ माओ हंसने लगती है, लेकिन उसकी ये हंसी बहुत मिस्टीरियस थी कि अगर वो बॉडी जला दी जाती तो किसी को भी इस बारे में पता न चलता। लेकिन माओ माओ ऐसा नहीं होने देने वाली थी। माओ माओ सुई से मिलना चाहती थी क्योंकि उसके ख्याल में सुई तो बहुत इंटेलिजेंट थी जिसने इतना सक्सेसफुल आइडिया दिया। माओ माओ सोचती है कि वो अभी ऐसी मेडिसिन सीखना चाहती है जो लोगों को मौत से वापस ला सके। रात को जिनशी सुई के बारे में सोचता रहता है। उन्हें पता चला था कि सुई को ये सभी कुछ उसके टीचर ने सिखाया था, जिसने कुछ साल पहले जब उसके अंदर ये टैलेंट देखा तो उसे ये सभी कुछ सिखाया। लेकिन उसके एक्चुअल पास्ट के बारे में अभी भी वो लोग बहुत कम जानते थे। साथ साथ जिनशी लुहान के बारे में भी सोच रहा था। वो खुद के बारे में भी सोचता है क्योंकि कल उसे दोबारा से वही जिनशी बनना था जिसे दुनिया जानती है। पोलाइट टोन, एम्बिशियस और एक काइंड हार्टेड यूनिक, जो 24 साल का एक मर्द था जिसने 5 साल पहले यूनिक बनने का फैसला किया। उसी दिन से उसने खुद को एक यूनिक के डिस्गाइज में छुपा लिया और वो रोजाना एक स्पेशल मेडिसिन भी पीता है जो उसे यूनिक बनने में हेल्प करती है। गाउशन कहता है कि ये मेडिसिन उसे एक दिन बिल्कुल नाकारा कर देगी। ये सुन के जिनशी गुस्से से वो मेडिसिन थूक देता है और कहता है कि तुम भी तो एक यूनिक हो। मगर गाउशन बताता है कि मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं और उनके भी बच्चे हैं। उसका सबसे बड़ा बेटा बासन जो 19 साल का है, अब उसकी भी शादी होने वाली है। जिनशी की उम्र भी इतनी ही थी जब वो वहाँ आया था। जिनशी जानता था कि गाउशन चाहता है कि वो यूनिक बन के ना रहे बल्कि किसी से शादी कर ले। अगले दिन वो लोग लुलान से मिलने जाते हैं तो किंग को वो कुछ खास पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो बहुत फैशनेबल थी। अक्सर मेकअप और बालों का स्टाइल बदलती रहती थी, जिसकी वजह से किंग उसे हर मीटिंग में पहचान ही नहीं पाता था। लुलान का फादर एक हाई रैंक रॉयल था जो एम्प्रेस के बहुत करीब था। यही वजह थी कि लुलान को भी वहाँ पर एक स्पेशल पोजीशन हासिल थी। इसी तरह लीशु कुछ ज्यादा प्रिटी नहीं थी क्योंकि किंग को छोटी उम्र की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो लीशु को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अब हमें पास्ट के बारे में कुछ और पता चलता है कि एम्प्रेस खुद भी एक बच्ची के तौर पे ही इम्प्रेग्नेट हुई थी और बाद में एक और बच्चा भी पैदा किया 10 साल बाद। तब डॉक्टर सारा टाइम सिर्फ एम्प्रेस के साथ था, लेकिन आडो जो उस वक्त एक बच्चा पैदा कर रही थी उस पर बिल्कुल भी फोकस न किया गया, जिसकी वजह से उसका यूट्रस भी खराब हो गया और उसे निकालना पड़ा और किंग का पहला बच्चा जल्द ही मारा गया। जिनशी सोचता है कि अगर वो जिंदा रहता तो क्या होता। जिनशी के ख्याल में अब एक और प्रिंस को पैदा हो जाना चाहिए था। बाद में माओ माओ को एक बार फिर से रेयर पैलेस का काम दिया जाता है क्योंकि लेडी गयो को शायद प्रेग्नेंट थी। माओ माओ पहले की तरह इस बार भी पॉइजन को चखने का काम ही करती है। किंग को देख के माओ माओ को पहली बार ख्याल आता है कि वो सिर्फ एक लस्टफुल आदमी नहीं बल्कि उसे भी अपनी फैमिली से प्यार है, क्योंकि किंग उस वक्त अपनी बेटी लिंगली के साथ खेल रहा था। वह डिग्रेस हाउस में लिहाकू बहुत परेशान था क्योंकि सुनने में आ रहा था कि 3 में से किसी एक कॉन्क्यूबाइन को सेल करने की कोशिश की जा रही है। माओ माओ जेड पेविलियन में काम कर रही होती है। तब लिहाकू उसे बुलाता है। वो जानना चाहता था कि कॉन्क्यूबाइंस को खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं। माओ माओ उसे उन बायर्स के बारे में बताती है जो शायद उन कॉन्क्यूबाइंस को खरीदने वाले थे। एक वो ओल्ड ट्रेडर जो हर वक्त उनके साथ रहता था और दूसरा हाई रैंक ऑफिसर जो पेरन को बहुत पसंद
पसंद करता था, लेकिन फिर अगले दिन बहुत थका थका भी नजर आता था। लिहागू समझ नहीं पाता तो माओ माओ से एक्सप्लेन करती है कि जब पैरन को उसके साथ मजा नहीं आता तो वह हर किसी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, क्योंकि उस वक्त वो खुद पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। लेकिन फिर भी उसी ने ही माओ माओ को माँ जैसा प्यार दे के बड़ा किया था। माओ माओ सोचती है कि लिहागू पैरन से बहुत मोहब्बत करता है और शायद उसके पास इतनी एबिलिटी भी है कि वो पैरन को खुश रख सके। फिर माओ माओ बताती है कि पैरन को खरीदने के लिए तुम्हें 10,000 सिल्वर कॉइन्स देने पड़ेंगे, जो कि असल में लिहागू की 10 साल की सैलरी बनती थी। ये सुन के वो डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन कहता है कि मैं जरूर इतने पैसे इकट्ठे करूंगा। तब माओ माओ कहती है कि तुम्हें अपने क्लोथ्स को उतारना होगा ताकि मैं देख सकूं कि पैरन तुम्हें पसंद करेगी या नहीं। जब वो उसे देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो काफी मैस्कुलर था। माओ माओ से डिफरेंट एंगल से देखती है और सोचती है कि ये तो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट होगा। तभी जिनशी रूम में आ जाता है। उसका मूड कुछ अच्छा नहीं था। जब उसे ये मालूम होता है कि माओ माओ को लिहाकू ने वहां बुलाया था और वो उसे इस तरह ऑब्जर्व कर रही थी, तो वो और ज्यादा नाराज हो जाता है। माओ माओ बताती है कि वो सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स डॉक्टर्स को सच नहीं बताते, तो एक स्किल है जो उसने बहुत टाइम लगा के सीखी। जिनशी पूछता है कि क्या तुम मुझे देख के मेरे बारे में जान सकती हो। माओ माओ को ये बात हैरान कर देती है, क्योंकि वो फील कर सकती थी कि जिनशी उस वक्त लिहाकू से जेलस हो रहा है। अपने रूम में लिहाकू और ज्यादा पुशअप्स लगाने लगता है ताकि वो खुद को और ज्यादा एनर्जेटिक कर सके। इतने में दरवाजे पर नॉक होता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जिनशी मौजूद है। जिनशी को पता चल गया था कि लिहाकू पैरन को खरीदना चाहता है, इसलिए वो उसे 20,000 सिल्वर कॉइन्स की ऑफर करता है। लिहाकू को ये सब बहुत अजीब लगता है कि एक स्ट्रेंजर उसे इतनी सारी हेल्प दे रहा है, लेकिन माओ माओ तो जिनशी पे ट्रस्ट करती थी और जिनशी भी उसके पास्ट को अच्छे से जान चुका था। लिहाकू को ये ऑफर अच्छी तो लगती है, लेकिन वो फील करता है कि उसे इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं। वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि पैरन एक ऐसी औरत है जिसे वो दिल से चाहता था, और अगर वो खुद अपनी कमाई से उसे ना खरीद सका तो फिर वो कैसा मर्द होगा। ये सुनकर जिनशी स्माइल करके वहां से चला जाता है। लिहाकू अब सोचने लगता है कि उसे पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं। शायद उसे ज्यादा काम करना होगा। वो नहीं जानता था कि वो पैरन को कब दोबारा देखेगा, लेकिन वो चाहता था कि वो उससे बात किए बगैर कुछ भी ना करे, क्योंकि वो पैरन की ओपिनियन भी लेना चाहता था और जानना चाहता था कि क्या वो उस पर ट्रस्ट करती है या नहीं। इस दौरान माओ माओ को पैरन का मैसेज मिलता है, जिसमें उसने उसे बताया था कि लिहाकू को इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं, अगर वो उसे सच में चाहता है तो। इसे हमें पता चलता है कि पैरन भी कहीं न कहीं लिहाकू को पसंद करती है। इधर ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि लेडी गयो को प्रेग्नेंट है। जिनशी के ऑफिस में लुहान ब्लू रोजेस के बारे में बात करता है, क्योंकि वो चाहता था कि जिनशी ऐसे रोजेस लेके आए, लेकिन तब तो रोजेस का सीजन ही नहीं था। इसलिए जिनशी माओ माओ के पास हेल्प के लिए जाता है। वो माओ माओ को नेक्स्ट मंथ होने वाले गार्डन पार्टी के बारे में बताता है, जिसमें रोजेस का होना जरूरी था। माओ माओ कहती है कि अभी तो सीजन ही नहीं है, लेकिन जब उसे मालूम होता है कि ये सभी कुछ उसी स्ट्रैटेजिस्ट लुहान ने कहा है, तो वो फौरन इस काम को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो हमेशा उस शख्स से भागती न रहे, बल्कि उसे फेस करे। अब माओ माओ शाओलिन के साथ स्ट्रीमर बाथ हाउस में काम करती है, जो कि उसने क्रिस्टल पवेलियन में बनाया था ताकि वहां पर रोजेस को प्लांट किया जा सके। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है, लेकिन उसे कोई भी रोज अभी तक तो दिखाई नहीं देता। लेकिन एक दिन शाओलिन उसे एक छोटा सा रोज दिखाई देती है, जो शायद रोज बड था, जो अभी सही से ग्रो अप नहीं हुआ था। गार्डन पार्टी का दिन आ जाता है। नई प्योर कंसोर्ट लुलान का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो इस साल गयोको की जगह पे आई है, क्योंकि गयोको तो अभी प्रेग्नेंट थी और उसे अपनी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखने का कहा गया था। तब जिनशी एक वाज में उन रोजेस को प्रेजेंट करता है जो डिफरेंट कलर्स के थे, जिसमें वो ब्लू रोजेस भी थे जो लुहान ने मांगे थे। बहुत से लोग तब जिनशी को जेलसी से देखते हैं, जैसे लुलान का फादर जो एम्प्रेस के बहुत करीब था, और लुहान भी उन्हीं में शामिल था, जो जिनशी की इस कामयाबी से बिल्कुल खुश नहीं दिख रहा था। लेकिन इन रोजेस को वहां मंगवाने का क्या पर्पस था और इसके जरिए लुहान की कौन सी प्लानिंग या ट्रैप कामयाब होने वाला था, ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा।